आकाशवाणी से इनकी आवाज का मोहपाश जो है हमें बांधता रहा है बहुत समय से। और साथ ही साथ जो है ये लोकल न्यूज चैनल पर भी लगातार हमें न्यूज एंकर के तौर पर दिखाई देती रही हैं। ताज महोत्सव एक ऐसा बड़ा आयोजन, उस बड़े आयोजन को लेकर के चलने वाली जो शख्सियत हैं वो हैं डॉक्टर वैशाली शर्मा जी। निश्चित ही इनसे मिलना, इन्हें सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आकाशवाणी की जिनकी आवाज हम बहुत बरसों से सुनते रहे हैं, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, वो थोड़ी ही देर में हमसे जुड़ेंगे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, ये तो हम सभी को मालूम है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संस्था बहुत ही स्थापित केंद्रों से जो है जुड़ी रही हैं। और आकाशवाणी की आवाज होने का एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जो है शुद्धता के मानकों पर पूर्णतः खरा उतरते हैं, भाषा की शुद्धता के मानकों पर आप खरा उतरते हैं। साहित्य सेवा के प्रति उनका लगाव देखते ही बनता है। निरंतरता में साहित्य सेवा में वो लगी रहती हैं। लेखन उनका मुख्य शौक है। और उनको मैं इन पंक्तियों से आवाज देना चाहूंगी कि हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। बशीर बद्र साहब कहते हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे कारवां हो जाएंगे। जिस डॉक्टर वैशाली शर्मा जी का कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, मेरा इतना सुंदर तरीके से परिचय देने के लिए। और मैत्री प्रोजेक्ट मैच माई टैलेंट की पूरी टीम को, सोनिया जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं इस समय फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ और माँ शारदे को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। जो पहली रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा जो उसमें मैंने वर्णन किया है, करने की कोशिश की है, वो इंसानी फितरत को लेकर समय के साथ मानव के स्वभाव में, रिश्तों में लोभ, लालच और स्वार्थ के दुर्गुणों से जो बदलाव आते हैं, उनको लेकर ये रचना है। एक कटु सच्चाई है, कहीं कहीं व्यंग है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? जी। तो रचना इस तरह से है कि मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। ये निर्भर करता है कि युद्ध किसके स्वार्थ का है। ये निर्भर करता है कि युद्ध किसके स्वार्थ का है। तब सरेशाम नीतियां बदलती हैं और हथियार बदल जाते हैं। मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। और मुंह में शहद और दिल में जहर, फितरत इंसान की अनोखी है। मुंह में शहद और दिल में जहर, फितरत इंसान की अनोखी है। दिल में लालच की जद्दोजहद, सीरत इंसान की अनोखी है। फायदा हो बड़ा जब स्वार्थ खड़ा इंसान को दिखाई पड़ता है। फायदा हो बड़ा जब स्वार्थ खड़ा इंसान को दिखाई पड़ता है। तब सौदे रंग बदलते हैं और व्यापार बदल जाते हैं। मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। आगे है कि लक्ष्य हो जब बस लोभ का ही, लक्ष्य हो जब बस लोभ का ही, तब दिखती नहीं सरलता है। लक्ष्य हो जब बस लोभ का ही, तब दिखती नहीं सरलता है। और प्रतिस्पर्धा जब हद से बढ़े, तो कुंठा बनती विफलता है। बदल जाते हैं संबोधन और तब बदले चिंतन मंथन। बदल जाते हैं संबोधन और तब बदले चिंतन मंथन। प्रेम प्यार पीछे रह जाता, उद्गार बदल जाते हैं। मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग कर्तव्यों की, हक की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों से भागते हैं। तो उस पर पंक्तियां हैं कि कर्तव्यों से दूर है रहते, हक की बातें करते सब। कर्तव्यों से दूर है रहते, हक की बातें करते सब।
भरा घड़ा हो जाए न खाली, केवल इससे डरते सब। भेड़ चाल में चलना सबकी चाहत भी और आदत भी है। भेड़ चाल में चलना सबकी आदत भी और चाहत भी है। पर भारी जब हो जिम्मेदारी, तब हकदार बदल जाते हैं, मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। अंतिम पंक्तियां कुछ यूं हैं कि दिल और दिमाग की जंग में सदा दिल सच ही दिखलाता है। दिल दिल और दिमाग की जंग में सदा दिल सच ही दिखलाता है। भले ही हार शुरू में हो, पर रंग वफा का छाता है। ये अलग बात है कि बहुतों ने पहने रहे मुखौटे सदा। ये अलग बात है कि बहुतों ने पहने रहे मुखौटे सदा। पर जब कर्तव्य का पालन ना हो, तब अधिकार बदल जाते हैं, मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। और ये निर्भर करता है कि युद्ध किसके स्वार्थ का है। ये निर्भर करता है कि युद्ध किसके स्वार्थ का है। तब सरे शाम नीतियां बदलती हैं और हथियार बदल जाते हैं, मापदंड बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। जब दुश्मन पसंद आते हैं, तब यार बदल जाते हैं। तो ये रचना मैंने लिखी थी एक मानसिकता के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, समय समय पर आते हुए बदलावों के ऊपर, जिन दुर्गुणों की वजह से ये बदलाव पैदा होते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन था, एक आकलन था। और अब अगली रचना, आपके कमेंट से मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज क्लियरली आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी। जी, अगली रचना आप जो बिल्कुल चिंता मत करें, हम बिल्कुल लगातार आपके साथ हैं और स्थितियां ऐसी बनती है कि हम डूब कर सुन रहे होते हैं। और क्योंकि बीच में बोलने से आवाज देरी से पहुंचती है तो थोड़ी वो दिक्कत आती है सुनाने वाले को, प्रस्तुतकर्ता को। लेकिन आप चिंता न करें, हम सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो अगली रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो भी समय के बदलाव पर है। और ये बात है उन दिनों की जब हमने अपने बचपन को देखा था। मैं अगर अपनी उम्र की बात करूं तो मैंने अपने बचपन में ये देखा है, और मुझसे जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने शायद युवावस्था में देखा होगा। तो एक समय था जब कच्चे मकान भी हुआ करते थे और पक्के मकान भी हुआ करते थे। लेकिन एक जगह होती थी जिसे आले कहा जाता था। आले एक छोटी सी जगह होती थी, अब शायद ये कम देखने को मिलते हैं। पहले पुरानी इमारतों में, पुराने घरों में ये बहुतायत में देखने को मिलते थे, जहां पर कोई छोटी सी चीज जैसे दीपक है, दिया है, कोई छोटा सा सामान है, या रोशनी करने के लिए कुछ रखा जाता था। तो उस समय से लेकर अब तक के समय में, या उस समय क्या क्या चीजें थी, उसके ऊपर ये रचना है कि छोटे छोटे आले हुआ करते थे। छोटे छोटे आले हुआ करते थे और सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। कच्चे मकानों में बसती थी जिंदगी। कच्चे मकानों में बसती थी जिंदगी, और दिन बहुत मतवाले हुआ करते थे। छोटे छोटे आले हुआ करते थे, सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। सुबह के सूरज में बड़ी रौनक थी। सुबह के सूरज में बड़ी रौनक थी, और सर्दी की धूप भी जैसे कनक थी। अपनापन हर दिल में था। अपनापन हर दिल में था, चाहे चेहरे गोरे और काले हुआ करते थे। छोटे छोटे आले हुआ करते थे, सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। कच्चे मकानों में बसती थी जिंदगी, और दिन बहुत मतवाले हुआ करते थे। मेहनत की रोटी में स्वाद था। मेहनत की रोटी में स्वाद था, और गरीबी में भी घर आबाद था। मेहनत की रोटी में स्वाद था, और गरीबी में भी घर आबाद था। पसीने में भी सुकून की ठंडक थी। पसीने में भी सुकून की ठंडक थी। भले ही पैरों में छाले हुआ करते थे, छोटे छोटे आले हुआ करते थे, और सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। हर खंडहर में प्रेम का निशान था। हर खंडहर में प्रेम का निशान था, और हर प्रेम में वफा का सामान था। हर इमारत में प्यार का पैगाम था। हर इमारत में प्यार का पैगाम था। भले ही छतों पे लगे जाले हुआ करते थे, छोटे छोटे आले हुआ करते थे, सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं
उस समय चिट्ठियां लिखी जाती थी, ये व्हाट्सएप और मैसेजेस नहीं होते थे उस समय, लेकिन उन चिट्ठियों में एक खुशबू बसा करती थी, यादों की खुशबू, एहसासों की खुशबू। तो उस पर है कि चिट्ठियों में यादों की खुशबू थी, चिट्ठियों में यादों की खुशबू थी और खुशी हर रिश्ते से रूबरू थी। चिट्ठियों में यादों की खुशबू थी और खुशी हर रिश्ते से रूबरू थी। सुलझे सरल से लोग थे, सुलझे सरल से लोग थे, नहीं फितरत में गड़बड़ झाले हुआ करते थे, छोटे छोटे आले हुआ करते थे, सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। कच्चे मकानों में बसती थी जिंदगी, कच्चे मकानों में बसती थी जिंदगी, और दिन बहुत मतवाले हुआ करते थे, छोटे छोटे आले हुआ करते थे, सुख के कुछ निवाले हुआ करते थे। तो ये रचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। उस समय का जो परिवेश था, उस समय बहुत सरलता थी और सबसे बड़ी बात एक संतोष था, कम में भी गुजर करने का, हमेशा हंसने का, मुस्कुराने का, जो अब इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इस रचना के बाद अब एक अगली रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये जो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये भी कुछ ऐसे दुर्गुणों को लेकर है जो अक्सर हमारे व्यवहार में जाने अनजाने शामिल हो जाते हैं और लोग इसे तरह तरह के नाम, अपने अपनी तरह से इसको नाम देते हैं। कोई इसे, इस दिखावे को सच्चाई मानता है, कोई इसे एटीट्यूड बोलता है। हालांकि एटीट्यूड का मतलब काफी अलग है, लेकिन इसमें कई ऐसे दुर्गुणों का मैंने वर्णन किया है जो हम अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, और एक व्यंग है, मैसेज, संदेश जो है वो ये है कि इन दुर्गुणों को अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में शामिल ना करें। तो उस पर एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि एटीट्यूड को लेकर जो रचना है। तो कुछ इस तरह से है कि जेब में दौलत और टैलेंट, जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है। जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। मदद करो तो मासूम लगोगे, मदद करो तो मासूम लगोगे, पर इज्जत नहीं मिल पाएगी। पुण्य की दौलत भले मिले, पर यहाँ शोहरत नहीं मिल पाएगी। संसारी बनकर जीना है, संसारी बनकर जीना है, तो सैल्यूट जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। बात करो तो सोच के बोलो, कुछ मिलके थोड़ा गैप भी ले लो। बात करो तो सोच के बोलो, कुछ मिलके थोड़ा गैप भी ले लो। बात करो तो सोच के बोलो, कुछ मिलके थोड़ा गैप भी ले लो। चाल तनी भाई पैरों में, चाल तनी भाई पैरों में, अरे शाही बूट जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। खामोशी भी बहुत जरूरी, अंदर रखो हर मजबूरी। खामोशी भी बहुत जरूरी, अंदर रखो हर मजबूरी। भोलापन ना हो तो चलेगा, भोलापन ना हो तो चलेगा, पर नीति कूट जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। कभी कभी एब्सेंट भी हो लो, नाराज कुछ परसेंट भी हो लो। कभी कभी एब्सेंट भी हो लो, नाराज कुछ परसेंट भी हो लो। ना कहने की भी आदत डालो, ना कहने की भी आदत डालो, और कभी झूठ जरूरी है। सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। चंदन को यहाँ कौन पूजता, शोपीस यहाँ पूजे जाते। चंदन को यहाँ कौन पूजता, शोपीस यहाँ पूजे जाते। चंदन को यहाँ कौन पूजता,
शोपीस यहाँ पूजे जाते, मन मंदिर को समझे कौन, रईस यहाँ पूजे जाते। जमा पूंजी और नौकर चाकर, जमा पूंजी और नौकर चाकर, तन पर सूट जरूरी है, सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। सीधे पेड़ ही काटे जाते, मीठे फल ही बांटे जाते। लोग अक्सर कहते हैं कि सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, तो उसके ऊपर है कि सीधे पेड़ ही काटे जाते, मीठे फल ही बांटे जाते। जान बचानी है तो भैया, जान बचानी है तो भैया, टेढ़ा रूट जरूरी है, सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं, इंटरनेट के बारे में है। मैं इंटरनेट की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही हम और आप जुड़े हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं इंटरनेट की आलोचना कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते अगर हम एक दूसरे से मिलना जुलना और एक दूसरे से जो वास्तविक मिलन होता है, या एक दूसरे के सामने एक दूसरे से रूबरू होना, उसको अगर भूल जाए, तो उसके ऊपर ये लाइन है कि इंटरनेट त्योहार मनाता, रिश्तों की परिभाषा बताता। इंटरनेट त्योहार मनाता, रिश्तों की परिभाषा बताता। स्टेटस और डीपी बोले, स्टेटस और डीपी बोले, पर व्यक्ति म्यूट जरूरी है, सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। जेब में दौलत और टैलेंट, सूरत क्यूट जरूरी है, सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है, सच है ये, अरे आज के युग में एटीट्यूड जरूरी है। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। एटीट्यूड जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और आपने सारे जो बिल्कुल धारा के साथ बहना भी एक खूबी होती है, और वर्तमान उपमानों का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहना, रचना धर्मिता करना, ये भी मांग है, वर्तमान समय की मांग है। अनीश जी से मैं आग्रह करूंगी, जो कि हमारी तमाम तकनीकी वो संभाल रहे हैं, कि 20 बच्चों को फ्रेम में ले लिया नहीं, या 6 लोग, हम सुपर 6 हैं आज, तो अगर फ्रेम में ले लें, थोड़ा बहुत वाहवाही भी चलती रहे, तो सुनाने वाले को जो है प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो अनीश जी, आप ऐसा प्रयास करते हैं, कोशिश की जाए बीच बीच में कि सभी फ्रेम में आ जाएं और सब वाहवाही भी करें, तो उत्साह बढ़ता है और लगता है कि हमारी आवाज पहुंच रही है। और बहुत ही खूब पेशकश आपने, डॉक्टर वैशाली शर्मा, बहुत ही अद्भुत पेशकश रही आपकी, बहुत लाजवाब। और देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जैन जी हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, रवि यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं सभी को, कुमुद साहा जी हैं, और मधुमन मैम जुड़ी हैं। डॉक्टर वैशाली, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, इतनी सुंदर आवाज है आपकी। आप क्या सोचती हैं? सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी की बात को सुन रही थी बहुत ध्यान से, और मेरा मानना यही है कि जैसे अक्सर कहा जाता है, चाहे वो संगीत हो, गीत हो, गजल हो, दिल से निकली बात दिल तक पहुंच ही जाती है। तो मेरा मानना है कविता को लेकर भी यही लागू होता है काफी हद तक, कि अगर आपके दिल से कविता निकली और वो सुनने वालों के दिल तक पहुंच गई, तो आपकी कविता सफल होगी। वाह 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 जी। और दूसरी चीज ये है कि हम चित्रण करते हैं कविता में बहुत सारी चीजों का, सबका अपना अपना, कोई श्रृंगार रस में लिखता है, कोई व्यंग में लिखता है, कोई प्रेम पर लिखता है। तो चित्रण होता है तरह तरह के वातावरण का, उसमें कहीं ना कहीं उलझन भी होती है। अगर उसमें कहीं ना कहीं सुलझन भी हो, एक संदेश भी छुपा हो हर कविता में, जो पॉजिटिविटी को लेकर हो, तो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है। और जैसे कि रेणु जी ने बताया कि सर, जो वाजपेयी सर हैं, उन्होंने गुरु के तौर पर रेणु जी का मार्गदर्शन किया। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भी गुरु के तौर पर सर ने ही बहुत राह दिखाई है, और बहुत सारे लोगों को जिनको मैं जानती हूँ मैं, मुझे उनसे यही सुनने को मिला कि सर ही उनके उस्ताद, उनके गुरु रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, उनके भी सर उस्ताद और गुरु होंगे। तो ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लिखते हैं, लेकिन अगर माहिर होना है और मजना है, तो सर के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो माहिर हो और मर जाए, ये आपके आशीर्वाद से ही संभव है। और आप लोग ने सबने नोट किया होगा, मैं सर को मजे में चिढ़ाती हूँ, बट आपने सबने नोट किया होगा कि जब से मार्च आया और ये पैंडेमिक हमारे सर पे पड़ा, सबने इंटरनेट को ही ऑल इंडिया रेडियो बना लिया, आकाशवाणी बना लिया। और सर ने कहा आकाशवाणी नहीं तो कोई बात दूरदर्शन, नहीं, आकाशवाणी, सब सोशल मीडिया, सब सोशल मीडिया हमने उन्होंने अपनी रचनाओं को बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं करी है। वो जितनी अच्छी तरह से जहां जहां ले जा सकते हैं वो ले जा रहे हैं। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हफ्ते में 2-3 बार तो सर की रचनाएं सुनने को मिल ही जाती हैं किसी न किसी तरह से। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ पाता इंसान, उतनी नहीं पढ़ पाता, बट ये आप लोग जो इतने अच्छी तरह से हम लोगों के सामने बस आ जाते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं,